नमस्कार मुलांनो, 2 संतवाणी झालेले आहेत. आई होपफुली तुम्हाला खूप छान व्यवस्थित समजलेले आहेत. बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा. एंड थैंक यू फॉर ऑल कमेंट एंड सब्सक्राइब. वो बहुत ज़्यादा अच्छे बढ़ रहे हैं और यस वेरी गुड. तो ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है शाल. शॉल तो सबको पता है ना, शाल बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा. शॉल जो ठंडी में पहनते हैं, है ना. और बहुत सारी जगह पे ना जब किसी का ऑनर करना रहता है, सम्मान सत्कार जो भी करना रहता है ना, तो शॉल और श्रीफल देते हैं. श्रीफल मीन्स नारियल, तो वो दे के उनको ऑनर करते हैं. तो हमारे यहाँ पे लेखक है राग जादव. फिर यहाँ पे और एक बहुत अच्छे शालीन कवि का नाम आ गया है यहाँ पे. तो उनकी तो यहाँ पे ये जो नारायण सुर्वे जी है, ये बहुत बड़े कवि है. तो उनकी दोनों की कॉन्वर्सेशन, तो वो कवि ने अपनी शॉल्स का क्या किया, हमारे लेखक ने अपने शॉल्स का क्या किया. पुलकित शाल जो पु ल देशपांडे और उनकी वाइफ सुनीताबाई, इन्होंने उनको दे दी शाल, उनका नाम उन्होंने पुलकित शाल रखा है. तो वो पुलकित शाल का हमारे लेखक ने क्या किया है. तो शॉल्स के अलग अलग यूजेस यहाँ पे बताए हैं. शॉल के यूजेस और शाल लेके हम लोग शालीन बनते हैं, गुड नेचर पीपल बनते हैं, या हम पहले ही गुड नेचर होते हैं तभी हमको शाल मिलती है. ये सब जो बातें हैं आज इस चैप्टर में हमको पढ़ने मिलेंगी. बहुत अच्छी चैप्टर है और कहीं पे ड्रामेटिकल या इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है. तो देखिए, शाल कवी, समीक्षक, ललित लेखक, साहित्याची जाण आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती यातून यांची समीक्षा विकसित झाली. राग जाधव 1932 ते 2016. व्यापक वाङ्मयीन दृष्टिकोन आणि चिंतात्मकता ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्ये आहे. त्यांच्या समीक्षा विषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहे. त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, अगळी वेगळी नाटके ही समीक्षात्मक पुस्तके, वियोग ब्रह्म, मावळतीच्या कविता हे कविता संग्रह इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहेत. 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशाच्या संपादनात सहभागी होते. शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत. तो सराउंडेड बाय शॉल, उनके जो एक्सपीरियंस है, उनकी रिमेंबर, उनकी यादें जो भी है, मेमरी, ये सब कुछ यहाँ पे आज हमें पढ़ने मिलेगा. शाल ही प्रतिकात्मक आहे. शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे. पाठातील औदार्याचे उदाहरणे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे. वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्त्वाचे असते. कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात. वस्तूशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग, त्याचे मानवी संदर्भ सर्वार्थाने महत्त्वाचे ठरतात. लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चॅप्टर. शाल. एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही कामानिमित्त गेलो होतो. एकदा मी मीन्स हू, राग जाधव. तो राग जाधव जो है वो कुछ काम के लिए पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, आप सब उनको जानते हैं. बहुत बड़े मराठी के लेखक हैं और प्रवास वर्णनकार लेखक है. उनके नेक्स्ट चैप्टर भी है, उपास जो चैप्टर है वो पु ल देशपांडे पर खुद उन्होंने अपने आप पर लिखा है वज़न कम करने के लिए. और वेरी फनी चैप्टर, बहुत एंजॉय करोगे आप नेक्स्ट चैप्टर जो है. अभी यहाँ पे उनका नाम आया तो देशपांडे, इनके यहाँ पे हमारे लेखक किसी काम के लिए गए थे. काम झाल्यावर मी तिथून निघण्याच्या बेतात होतो. तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का. सुनीताबाई मीन्स हमारे पु ल देशपांडे के वाइफ थे. तो उन्होंने हमारे लेखक को रुकाया और कहा, मैं आपको शॉल दूंगी, चलेगा आपको. तो वो अपने निकलने के प्लान में थे, बेत मतलब वो प्लान में थे, और उन्होंने उनको वहाँ पे रुकाया. मी एका पायावर हो म्हटले. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. येस, आय सेड येस. मैंने सडनली इमीडिएटली मैंने हाँ कहा, बिकॉज द पु ल देशपांडे एंड द सुनीताबाई, इन्होंने मुझे शॉल देना, मुझ जैसे जो नया एक लेखक है और इतने बड़े लेखक है, इतने बड़े जो मेरे आइडल पर्सन है, उनके पास से मुझे कुछ मिलना, ये मेरे लिए मुझे सम्मान लगा, ऑनर लगा. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली, वापरली मात्र कधीच नाही. वो जो शॉल है मैंने मेरे सूटकेस में रखी,
बट यूज़ मैंने वन टाइम भी नहीं की है ना बच्चों। किसी कोई आइडल पर्सन जो है, जो हमारे फेवरेट पर्सन है, या तो हमारे हमको किसी चीज़ एक फेवरेट गिफ्ट मिलती है, उसको संभाल के रखते हैं हम लोग, यूज़ नहीं करते हैं, वैसे की वैसी रखती है, तो उसके पीछे मेमोरी रहती है। तो वैसे ही उन्होंने भी शॉल यूज़ नहीं की, वो अपनी सूटकेस में रख दी। पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। वाई सातारा के यहाँ पे वाई नाम का एक प्लेस है, वहाँ पे हमारे जो लेखक है एज अ प्रेसिडेंट अध्यक्ष इस विश्वकोश मतलब वो डिक्शनरी शब्दकोश विश्वकोश इस नाते से वहाँ पे वो गए। तिथे नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। वहाँ पे नदी के किनारे प्राज्ञ नाम की एक स्कूल थी, उस स्कूल में मैं रहता था। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या। तो पहले के ज़माने में जब ऐसे जो प्रेसिडेंट विश्वकोश वगैरह ऐसे सब कॉन्सर्ट होते थे या तो कुछ एक मीटिंग्स होते थे, तो ये जो लेखक होते थे इनका अरेंजमेंट स्कूल्स में वगैरह ऐसे करते थे। तब उतना ज़्यादा होटल्स वगैरह वहाँ पे नहीं होते थे, तो उनके स्कूल में वगैरह उनके अरेंजमेंट कर देते। तो उनके भी स्कूल में प्राज्ञ पाठशाला ये नाम की स्कूल थी, वहाँ पे उनका अरेंजमेंट कर दिया। और आगे जाके जो उस रूम का साउथ का जो कृष्णा नदी के यहाँ पे कृष्णा नदी का एक स्ट्रोम था, चिंचोड़ा मतलब नैरो स्ट्रोम के ऊपर उनका डोर था, एक छोटा सा तो विंडो खुलता था, प्रवाहावर होत्या। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती। वन लेडी, एक बाई मतलब एक औरत जो है वो मेरे खिड़की के बाजू में जो छोटा सा स्ट्रूम था उसके किनारे पर रिवर बैंक पर वो अपने छोटे से बच्चे को अपने पॉट में जो वो फिशरिंग करने आई थी, तो वो फिश पकड़ने का जो पॉट था उसमें उसने अपने बच्चे को बिठाया था। मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती मतलब फिशरिंग कर रही थी। तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते। ठंडी के दिन थे तो उसका बच्चे को ठंडी लग रही थी, तो वो शिवरिंग कर रहा था और ज़ोर से रो रहा था, पण आई तिकडे बघतही नव्हती। मला मात्र राहवले नाही, बट मम्मी उसको देख नहीं रही थी, बट मुझे मतलब अपने राघव जाधव को ये सब कुछ सीन देखा नहीं गया। मी सुटकेसमधील पुलकित शाल काढली, 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली। मैंने सूटकेस में जो मुझे पुल देशपांडे और सुनीता बाई ने शाल दी थी, मैंने उसका नाम रखा था पुलकित शाल, तो वो पुलकित शॉल निकाली, 5-50 रुपये के नोट्स निकाले आणि त्या बाईला हाक मारली और उस लेडी को मैंने आवाज़ दी। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बैस। मैंने खिड़की से सब कुछ उसको थ्रो आउट किया और मैंने बोला कि पहले उस शॉल से उस बच्चे को अपने कवर कर, फिर बाद में फिशरिंग करते बैठ। या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती। तो ये जो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ, मैंने देख के मुझ में एक इंसानियत, एक अच्छाई की जो वार्मनेस है वो उससे ये बहुत ज़्यादा ग्रेट थी। किस चीज़ से कंपेयर दैन वो जो पुलकित शॉल मैंने अपने पास रखी थी, मेमोरी की वार्मनेस, वो मेमोरी की वार्मनेस से मैंने किसी ज़रूरतमंद को वो यूज़ करने के लिए दी, वो वार्मनेस मेरे लिए ज़्यादा थी, सेठ राघव जाधव। कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलन गाजवत। अब ये जो कविवर्य नारायण सुर्वे है, बहुत बड़े मराठी कवि है, उनकी कविता है 2 दिवस आगे, कामगार के जीवन पर बहुत अच्छी कविता लिखी, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी सुर्वे खूब सभा सम्मेलन कॉन्सर्ट होते थे उनके, बहुत ज़्यादा उनके इवेंट्स होते थे, तो बहुत फेमस थे वो। साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष, वो साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी बन गए। परिणामतः मतलब दैट्स द रीज़न, कंक्लूजन इसका क्या हुआ, त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असते। अहोरात्र मतलब दिवस रात्र, दिवसनरात्र, रात्रंदिवस। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल श्रीफळ त्यांना मिलत रही। तो उनके कविताओं के कॉन्सर्ट होते थे, तो इस वजह से जब उनका ऑनर होता था तो उनको एक शॉल और एक श्रीफळ हर एक कार्यक्रम में मिल रही थी। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। वन डे ही टोल्ड मी कि अभी ये जो मुझे शॉल मिल रही ना, ये शॉल लेते लेते मैं शालीन हो रहा हूँ। तो यहाँ पे शालीन का अर्थ होता है अ वेरी गुड नेचर,
अ वेरी गुड नेचर ह्यूमन बींग्स, ऐसा होता है, तो मैं बहुत अच्छा बन रहा हूँ, ऐसे वो बोल रहे थे. त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती. तो यहाँ पे उपरोधिक खोच का अर्थ होता है कि उन्होंने ये जो बात बोली कि आप मुझे शॉल दे के मैं भी शालीन कवि बन रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं सैटिरिकल टोन, जो बोलते हैं सैटिरिकल टोन, उपरोधिक खोच मतलब. तो मेरे साथ यहाँ पे सबके जहन में वो बात आ गई थी, टोंट कर रहे थे कि जानबूझकर, वो वैसे नहीं थे बट वो जानबूझकर ऐसे बोल रहे थे. तो ऐसे लगा जैसे ऐसे बोलना कि सचिन तेंदुलकर की अरे यार मुझे ज़्यादा क्रिकेट खेलना नहीं आता है, तो कोई बोलेंगे तो आपको क्या लगेगा कि क्या बात कर रहे सचिन तेंदुलकर, ऐसे लगेगा ना, लाइक दैट. शाल व शालीनता यांचा संबंध काय. शॉल और शालीनता मतलब अ गुड नेचर, इसका दोनों का, शालीन मतलब मॉडेस्ट, जेंटल, तो जेंटल ने जो जेंटल है वो और शाल, इनका दोनों में कनेक्शन क्या है. खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली विना शोभते. एक्चुअल में अगर आप जेंटल है तो आपको विदाउट एनी शॉल आप वहाँ पे सूटेबल और बहुत ज़्यादा जेंटलमैन आप वहाँ पे लगोगे. सुर्वे मुळातच शालीन, सुर्वे जो है वो ॲक्च्युअल में जेंटल पर्सन थे. शालीनच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही. तो शॉल के शॉवर्स में उनका जो जेंटलनेस है वो कभी कम भी नहीं हुआ और कभी वीक भी नहीं हुआ, ना लॉस्ट हुआ ना कभी कम हो गया. मी कविवर्यांना म्हणले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेच नेऊन देईन. तो मैंने उनको कहा कि अगर शॉल से जेंटलनेस आती है तो मैं कर्ज ले लूँगा, मैं भीख मांगूंगा, शेकडो शॉल्स मैं खरीदूंगा और दुनिया के हर एक पर्सन को मैं एक एक शॉल दूंगा. बिकॉज ऑफ वाई, बिकॉज शॉल लेने से आप अगर जेंटलनेस अपने आ जाती है तो शॉल दे देंगे सबको, ऐसे मैंने उनको कहा. यावर तो शालीन कवी मनापासून हंसला. इस पर वो शालीन कवी जेंटलमैन पर्सन वो मन से उन्होंने स्माइल किया. शालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नात माझे उत्तर आहे जाते. अगर शॉल लेने से आपकी शालीनता, आपको आप जेंटलमैन बनते हैं, अपने जेंटलनेस आती है या जेंटलनेस जाती है, मॉडेस्ट आती है जाती है, तो आई सेड जाती है. वाय, बिकॉज सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोका आहे. बिकॉज किसी को ऑनर करने के चक्कर में आप उसकी जो एक प्लेस है, पोजीशन है, आप उसको कहीं पे थोड़ा सा ये कर देते हैं. बिकॉज एक कोई फ्रेंड है, वो अचानक से रातों रात स्टार बन गया, तो पता नहीं वो कहाँ चला जाता है, 7वें आसमान पर पहुँच जाता है ना, और हम लोग ही बोलते हैं अरे क्या एटीट्यूड आ गया उसमें, कितना ज़्यादा गर्व आ गया है. तो ऐसा शॉल देते देते हम उसका जो एक सेफ पोजीशन है, सेफ प्लेस है, उसको कहीं पे हम लोग छेड़ रहे रहते हैं और यही लॉस्ट होता है, उसकी जेंटलनेस लॉस्ट होती है वहाँ पे. मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो. विदाउट एनी ऑपोजिशन मैं 2004 साल में हमारे लेखक राग जाधव भी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बन गए. तात्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीनचा वर्षाव झाला. सडनली 1 to 2 years में मुझे भी बहुत सारे शॉल्स मिलते गई. एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते. इतने शॉल्स कलेक्ट हो गए मेरे पास, कलेक्शन हो गए, बिकॉज मेरे 8x10 रूम में मुझे इसको संभाल के रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. मग मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले. निकटवर्ती मित्र म्हणजे जवळचा मित्र, क्लोज फ्रेंड. तो मैंने उसको एक बंडल बनाया उसका और मेरे क्लोज फ्रेंड को मैंने दे दिया व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्व अधिकार दिले. उसको मैंने ऑल राइट्स दिए कि जब तुझे चाहिए शॉल्स यूज़ कर, किसी को देना है दे, कुछ भी कर. मैंने उसको सब कुछ हक दे दिया. बिचारा अति प्रामाणिक, त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळे. अ वेरी लॉयल पर्सन माय फ्रेंड. उसने क्या किया, अपने छोटे से रूम में उसने वो शॉल्स वैसे ही रखे, उसने यूज़ भी नहीं किया. हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना. तो अपने राग जाधव ने क्या किया बच्चों, धीरे धीरे वो शॉल्स जो है, वो जो गरीब पुअर जो हार्ड वर्कर है, उनको उन्होंने दान दे दिया, डोनेट कर लिया.
या सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावरून बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। तो इसी टाइम में मैं ओंकारेश्वर के शनिवार पेठ, जो पूना की बात है ये, तो उस टाइम में शनिवार जो पेठ है, ओंकारेश्वर मंदिर है, उसके ब्रिज पर मैं इवनिंग वॉक लेता था एवरी डे इवनिंग को। तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे। वहाँ पे एक बेंच हुआ करता था, वहाँ पे बैठना मुझे बहुत पसंद था। एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। तो वन डे मैंने क्या देखा कि एक अशक्त मतलब फेबल वीक और भिक्षेकरी मतलब बेगर, एक बेगर जो है वहाँ पे बैठा था और वो शिवरिंग कर रहा था। ठंडी का दिन था और चिरगुटे डाल के बैठा था। हियर चिरगुटे मीन्स रैक्स, श्रेड्स ऑफ क्लॉथ, वो चिरगुटे डाल के वहाँ पे वही लेके और वही नीचे डाल के शिवरिंग करके बैठा था। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो। नेक्स्ट डे मैंने 2 शॉल लिया और मैं उसी मंदिर के बेंच पर, कट्टा मीन्स हियर रेज्ड प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पर आ गया। तो म्हातारा होताच, वो ओल्ड एज पीपल वहीं पे था। त्या दोन्ही शाली त्याला दिल्या, त्याने थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केला। मैंने 2 शॉल जो है उसको दे दिए और उसने शिवरिंग में ही मुझे नमस्कार कर लिया। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभली नाही। उसंत न लाभली, वेळ न मिळणे। आई रिपीट, उसंत मीन्स टाइम, नॉट गेट टाइम। तो यहाँ पे अर्थ क्या होता है, रमाबाईंच्या लग्नामुळे त्यांना थोडासाही उसंत मिळत नव्हता या लाभत नव्हता। ओके, तो उसंत लाभली नाही म्हणजे वेळ नाही मिळणे। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो। तो किसी काम के लिए मुझे इवनिंग ओंकारेश्वर में जाने को टाइम नहीं मिला। बस सडनली 2-3 दिन के बाद मैं वापस से एज शेड्यूल में इवनिंग वॉक के लिए गया। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण झाली। सडनली आय रिमेंबर दॅट ओल्ड एज पर्सन। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हता, ॲज युजुअल प्लेस की वो वहाँ पे नहीं था वो। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो। वहाँ पे ब्रिज के थोड़ा सा घूमूं ऐसे सोच के मैं ब्रिज के नीचे मैं उठ के चलने लगा। पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला। मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो। तो एग्जैक्टली ब्रिज के मिडल साइड पे वो दिखा और मैं हंस लिया। हरिडली मैं उसके पास, लगबगीने मतलब हरिडली, हरी जल्दी मैं उसके पास चला गया। पाहतो तो काय, तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर, तेच कुडकुडणे, तेच दिनवाणे झिणे। तो मैं देख रहा हूँ क्या कि वही उसका बेगर वाला लाइफ, वही शिवरिंग, वही जो उसका रग था और जो रैक्स था श्रेड्स ऑफ क्लॉथ से, वही फटे पुराने, और ये दिनवाणे। ये दिन का अर्थ होता है गरीब, और दिन की पहली वेलांटी होती है जो रस्व होती है, छोटी वेलांटी, वो दिन मतलब दिवस, और ये दिन मतलब भिकारी, गरिबी, वही गरिबी का जीना। मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले का? तो आय आस्क्ड द पर्सन की बाबा यू रिमेंबर मी? त्याने नकारार्थी मान हलवली। ही सेड नो, कि मुझे अभी 10 लोग उसको भिक्षा देते, उनको कहाँ पे याद रहेगा? मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? तो मैंने उनको याद करने के लिए कहा कि बाबा मैंने आपको 4-5 दिन पहले आपको शॉल्स दिए थे 2, यू रिमेंबर मी? यावर म्हातारा खुल्ला, डिलाइटफुल हो गया, वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड हो गया, तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया आणि पुन्हा हात जोडून म्हणाला, वापस से हात जोड के बोला, हे भल्या माणसा तू लई मोठा, मॅसनी शाली दिल्या, पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील? त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट। वो बोलता है, वो थोड़ा सा विलेजियन लैंग्वेज है, तो बोलता है कि हे गुड नेचर्ड पर्सन, तो यू आर अ वेरी ग्रेट गाय। मैसनी मतलब मुझे तूने शॉली दिया, बट मैं भिखारी को ये शॉल्स कैसे सूट होगी? अगर मैं शॉल लेके भीख मांगूंगा तो मुझे भीख कौन देगा? तो ये जो मेरी शोभा को क्या बोलते हैं, ये मेरी जो दिखावापन है, या तो एक मैं अपनी ठंडी के लिए अगर मैं लेके बैठूंगा तो उससे मेरी जो पेट में जो लगी है आग, वो बहुत ज़्यादा, लई मतलब क्वाइट मच, तो बहुत ज़्यादा
बडी है वो, बहुत ज़्यादा बुरी आहे आग वो. मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोट भरून जेवून घेतलं बाबा. मैंने वो शॉल्स बेच दी और 2-3 दिन मैंने पेट भर के खाना खाया. आमचं हे असलं बिकट जीणं, तुझं लई उपकार आहेत बाबा. मेरा हमारा ऐसा ये टफ लाइफ, उसमें से तेरा बहुत ज़्यादा हम पर उपकार है. शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. शॉल की शोभा, शॉल की जो एक क्या बोलते हैं उसको, दिखावा, या तो एक एग्जैक्टली वर्ड्स उसको ऐट जो बोलते हैं या रुबाब जो बोलते हैं वो, और उसकी वार्मनेस और पेट की आग और उसकी वार्मनेस, ये दोनों अलग अलग बात है. तो किसको पहले मिटाना है? अगर ठंडी बज रही है तो शॉल लेके वो गर्मी लूँ, या पेट में जो अन्न नहीं है वो गर्मी लग रही तो वो गर्मी में मिटाऊ? तो सेकंड वाली गर्मी. भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली द्याव्यास. तो क्या करना चाहिए हमको? जो भूखेला है, जो हंगरी है, उसको आप अन्न दे सकते हो, फूड दो. थर्स्टी है उसको वाटर दो. और ये भी नहीं हुआ तो जो बैड लकी पीपल है उनको आपकी ऑनर की शॉल्स तो एटलीस्ट आप दे सकते हैं, तो वो उनका जैसे तैसे वो मैनेज कर लेंगे. बच्चों, हो गया है छात्र प्रबोधन दीपावली विशेषांक 2012 से ये लिया गया हुआ है. तो बहुत अच्छा चैप्टर था बच्चों. आई होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इसके जो आंसर्स है वो आपको वीडियो में आपको मिल जाएंगे. और बच्चों बताना कमेंट करके कैसा लगा मेरा चैप्टर. मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको इजी में समझ में आ रहा है. प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक. ओके बच्चों, बाय, थैंक यू, धन्यवाद.